स्कॉट्स ग्रुप नाम सुनते ही एक मजबूत और भरोसेमंद ट्रैक्टर की इमेज सामने आती है, लेकिन आपको याद दिला दूं कि एक समय इनकी राजदूत मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड की नींद उड़ा रखी थी और ये यामा की RS 100 भी स्कॉट्स के साथ कोलैब में ही लॉन्च हुआ था। वो जब ट्रैक्टर और क्रेन्स बनाने की सोची तो पार्टनरशिप की फोर्ड और जेसीबी जैसे दिग्गजों से और सोचती सबसे पावरफुल व्हीकल बनाएंगे। आजादी से पहले पाकिस्तान के लाहौर से शुरू हुआ एक छोटा सा मशीन का किट बिजनेस इंडिया में अपने सक्सेस की पीक तक पहुंचा। जब 1947 में पार्टीशन के बाद हर्ष प्रसाद नंदा लाहौर छोड़कर इंडिया आ गए तो सपनों के सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं था। कुछ ही सालों में इंडिया के फार्मिंग इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर, टू व्हीलर और यहाँ तक कि इंडियन रेलवे के कंपोनेंट्स पर भी स्कॉट्स का नाम दिखने लगा। उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में एंटर करके BSNL और एयरटेल को चैलेंज किया। स्कॉट्स आर्ट इंस्टीट्यूट जैसी बेहतरीन हॉस्पिटलिटी की शुरुआत और यही नहीं, नंदा फैमिली का रुतबा इस कदर बढ़ा कि बॉलीवुड के घराने भी इनके साथ रिश्तों में बंध गए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि न तो आज सड़कों पर राजदूत है और न ही RX 100 और न ही टेलीकॉम और न ही स्कॉट्स हॉस्पिटल, और यहाँ तक कि अब तो कंपनी का कंट्रोल भी जापानीज ब्रांड कुबोटा के हाथ में चला गया है। स्कॉट्स की कहानी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम स्कॉट्स ग्रुप की शुरुआत से लेकर अभी तक की पूरी जर्नी को डिटेल्स में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आजादी से लगभग 30 साल पहले, साल 1917 में, जब लाहौर के एक छोटे से बिजनेसमैन के घर पर हर प्रसाद नंदा का जन्म होता है। हालांकि इंडिया का एक हिस्सा होता था। उसके पिता एक छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी जिसका नाम था नंदा बस कंपनी, लेकिन उस दौर में ब्रिटिश शासन का दबदबा था। छोटे बड़े हर बिजनेस इंडस्ट्री, यहाँ तक कि किसानों की जमीन और फसलों पर भी अंग्रेज अपना हक जताते थे। नंदा साहब बचपन से ही इस अन्याय को देखते हुए बड़े हुए थे, लेकिन किसानों की ये दुर्दशा देखकर हमेशा उनके मन में ख्याल आता था अगर मौका मिला तो वे इस किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। और इसी सपने को वो पूरा करने के लिए साल 1944 में उन्होंने एक छोटा सा कदम उठाया और स्कॉट्स एजेंट्स लिमिटेड नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। ये कंपनी ट्रैक्टर और फार्मिंग मशीन्स के एजेंट के रूप में काम करती थी। लेकिन नंदा साहब का यह सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि बिजनेस को अभी ट्रैक पर आना ही बाकी था। लोग अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। फिर साल आया 1947, देश आजाद हुआ और हम दो मुल्कों में बंट गए। और बंटवारे ने लाखों लोगों की तरह HP नंदा की जिंदगी को भी पूरी तरह बदल दिया। हालांकि उन्होंने आगे की जिंदगी नए सिरे से इंडिया में बिताने का फैसला किया और कहा जाता है जब वे लाहौर छोड़कर दिल्ली आए तो उनके पास सिर्फ 5000 रुपए और 2 कारें थी। लेकिन इरादे मजबूत थे। अब उनका टारगेट था इंडियन फार्मिंग इंडस्ट्री रिवोल्यूशन लाने का। उस समय की खेती के तरीकों से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। इंडियन फार्मर्स को सख्त जरूरत थी सस्ती और किफायती मशीनों की, ताकि हम मेहनत से भी ज्यादा फसल उगाई जा सके। लेकिन अभी उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो खुद इन मशीन का प्रोडक्शन कर सके। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे सबसे पहले वो विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी में किसानों की जरूरतों को पूरा करेंगे। और यही सोचकर 1949 में वो मेसी फॉर्ग्यून ट्रैक्टर्स के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। इस तरह उन्हें इंडियन फार्मर्स के साथ सीधे जुड़ने का मौका मिल गया। साल आया 1951, जब उनके पास कुछ पैसे इकट्ठा हो गए तो HP नंदा को लगा कि अब ट्रेडिंग से आगे बढ़ने का समय आ गया है। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक स्ट्रेटेजी के तहत इंडिया का पहला फार्मर मैकेनाइजेशन इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, ताकि मशीन और ट्रैक्टर्स के बारे में लोगों को जानकारी दी जा सके। फिर साल आया 1959, 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ अब सही समय था ट्रैक्टर के प्रोडक्शन में उतरने का। लेकिन उससे पहले स्कॉट्स एजेंट्स लिमिटेड को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील किया गया और कंपनी का नाम रखा गया स्कॉट्स लिमिटेड। फिर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद साल 1961 में हरियाणा के फरीदाबाद में स्कॉट्स की पहली प्रोडक्शन यूनिट की शुरुआत हुई और पोलैंड की मशहूर कंपनी अर्सस के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन के साथ स्कॉट्स ने अपना पहला ट्रैक्टर इंडिया में लॉन्च कर दिया। फिर धीरे धीरे अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हुए हार्वेस्टर और रोटावेटर जैसी खेती से जुड़े काफी मशीनें भी बनाई गई। लेकिन क्वालिटी को लेकर वो इतने सीरियस थे कि उन्होंने फोर्ड के साथ भी पार्टनरशिप की और ट्रैक्टर मार्केट में लॉन्च किए और इंडिया में किसानों के बीच स्कॉट्स का नाम पॉपुलर होने लगा। अब इसमें कोई शक नहीं था कि एग्रीकल्चर सेक्टर नंदा साहब की फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुकी थी। लेकिन देश में तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडियन रेलवे निर्माण में उन्होंने काफी फायदा दिखता था, जिसमें वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते थे। फिर क्या था, जैसे दिग्गज के साथ कोलैब करके स्कॉट्स ने क्रेन और फोर्कलिफ्ट जैसे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट के साथ बनाने शुरू कर दिए। इंडियन रेलवे के सबसे रिलायबल पार्टनर भी बन गए। रेलवे का हर इक्विपमेंट अब स्कॉट्स ग्रुप ही करता था। 1960 आते आते स्कॉट्स बिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनी बन चुका है और नई नई ऊंचाइयों को छू रहा था। दोस्तों ये थी स्कॉट्स की एक सक्सेस स्टोरी। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके ही जाना।